और देवियों और सज्जनों, इसी के साथ वक्त हो गया है आज के हमारे पहले पैनल डिस्कशन का, जिसका विषय है टेक्नोलॉजी, अ की इनेबलर बिल्डिंग कम्पिटिटिवनेस ऑफ एमएसएमईज। भारतीय छोटे और मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धा और उनके विकास को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने प्रौद्योगिकी को एक महत्वपूर्ण तंत्र बनाने के लिए कई उदाहरणीय कदम उठाए हैं। भारतीय एमएसएमई उद्योग भारत की आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख स्तंभ है और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने और इंडिया एट 100 के लिए रोड मैप को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की ओर अग्रसर है। और इस पैनल डिस्कशन को मॉडरेट करेंगे श्री नंद कुमार नायर, कंसल्टिंग एडिटर, जागरण न्यू मीडिया। एक और ख़ास बात, हर पैनल डिस्कशन के बाद एक Q&A सेशन होगा जिसमें हम आपके यानी कि ऑडियंस के 2 से 3 सवाल अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया करके पूरी चर्चा ध्यान से सुनिए और उसके बाद अपने सवाल हमारे पैनलिस्ट के समक्ष आप रख सकते हैं। काफी शांति दिख रही है। सबसे पहले तो आप सभी का बेहद शुक्रिया। जागरण मीडिया फैमिली का एक सदस्य होने के नाते मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और आप सभी का शुक्रिया करता हूँ कि आप सभी हमारे इस बदलाव और इसी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बात का वादा करते हैं कि जब आप यहाँ से जाएंगे तो कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा लेकर जाएंगे जो कि बिल्ड, सॉल्व और क्रिएट करेंगे इस सेक्टर को हमारी मदद करेगा। अपने मेहमान का ताल्लुक कराऊं, शायद ताल्लुक की जरूरत नहीं है, स्थिति जैसे बता के रही ये इन सभी को शायद लखनऊ की सभी पहचानते हैं, सभी लखनऊ के बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं। शुरुआत में लोगों का विकास करना चाहिए, विकास करना चाहिए इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन लखनऊ चैप्टर के विकास जी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में सौरभ पांडे जी, सीएसओ प्रोड्यूसमेंट एंड एक्सपीरियंस मीशो, थैंक यू सौरभ फॉर joining. And we have Rohit Mani, founder and CEO, Harry Korea, और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा कहानी है क्योंकि हम मोटिवेट करेंगे वो शायद रोहित से सीखने को मिलेगी क्योंकि रोहित का इतिहास बहुत मुझे मालूम है। एक स्टार्टअप जो उन्होंने शुरू किया था सिर्फ एक व्यक्ति के साथ शुरू किया था और आज शायद 800 से ज़्यादा एम्प्लॉइज इस वक्त रोहित के साथ एक फैमिली के रूप में काम कर रहे हैं। रोहित बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। और साथ में मोहित सूरी जी जो कि डायरेक्टर है पहली ऑर्गेनाइजेशन से, रोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बदलाव मामले में शामिल होने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी एक बार फिर दिल से शुक्रिया। कल एक मेरी लखनऊ में जब आती है तो कहानियां बहुत बनती हैं और इन्हीं कहानियों को ढूंढने के सिलसिले में हम रात को निकलते हैं हजरत की तरफ। तो किसी का कहा कि लखनऊ वाले कहानी नहीं बनाते, लखनऊ वाले इतिहास बनाते और शायद एमएसएमई सेक्टर में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। इतिहास क्योंकि इस वक्त बन रहा है। भरत सर ने जैसे कुछ पहले शेयर किया था कि 30% से ज्यादा जीडीपी का हिस्सा है क्योंकि एमएसएमई सेक्टर योगदान देता है। 12 करोड़ से ज्यादा लोग हैं क्योंकि एमएसएमई सेक्टर में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से रोजगार लेते हैं और एक्सपोर्ट का भी 40% से ज्यादा हिस्सा है। फिर शायद ये कहने के लिए काफी है कि कितना जरूरी है ये मध्यम लघु उद्योग हमारे लिए। विकास सर आप से शुरू करूंगा क्योंकि हमारा जो टॉपिक है टेक्नोलॉजी किस तरीके से इस सेक्टर को आगे बढ़ा सकता है। दरअसल जैसे कहा कि बिल्ड करने के लिए वेब 3.0 किस तरह से सम्मिलित करके आगे बढ़ा जा सकता है। अगर मैं सिर्फ लखनऊ रीजन की बात करूं, आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके बता सकते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में इस प्रदेश में किस तरह से टेक्नोलॉजी ने लोगों को आगे बढ़ने में मदद की और किस तरह की नुआंस से इस्तेमाल करके छोटे और लघु उद्योग में वो आगे बढ़े। सर आज ये बहुत जलन मुद्दा है क्योंकि आईटी सेक्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान एमएसएमई को है। एमएसएमई जैसे आप कह रहे हैं बहुत एक रीढ़ की हड्डी है एक जीडीपी में भी 90% शेयर है जीडीपी में एमएसएमई का। तो उसके लिए बहुत सारे लोग हर फील्ड के लोग जुड़ते हैं इसमें
और आज की जो टेक्नोलॉजी है उसको और बूस्टअप करने के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। एज ए एसोसिएशन हम लोग के पास कई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स के लिए, जैसे एआई है, आईओटी है, या आपकी ब्लॉकचेन है। ये सब पैटर्न्स हैं जो कि आज बहुत फास्ट यूजेस हो रहे हैं अपने एमएसएमई सेक्टर्स में जी। और इसका और इम्प्रूवमेंट है, अभी तो ये स्टार्टिंग है, और अभी टेक्नोलॉजी को और डेवलप होकर एमएसएमई को और स्ट्रेंथन करना है इसमें। बहुत बढ़िया सौरभ जी। मीशो अगर लोगों के जहन में आता है ना तो कस्टमर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, राइट। जैसा कि अभी सर भी कह रहे थे कि किस तरह से कस्टमर को एम्पावर किया जाए, किस तरह से कस्टमर्स को अपने साथ में रखा जाए, और ये शायद एक बहुत बड़ी ज़रूरत है किसी भी उद्योग के लिए, और आपने इसमें बहुत सारा काम किया है। क्या आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकेंगे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से आपने कस्टमर्स को रिटेन करने में किस तरह की नई चीज़ें जिसका इस्तेमाल किया जो शायद हमारे दर्शकों को भी काम आ सके? ई कॉमर्स पिछले 10-15 साल से जब से इंडिया में रहा है वो मोस्टली ब्रांडेड चीज़ों के लिए चला है। एक बहुत बड़ा अनब्रांडेड मार्केट था जो किसी ने क्रैक नहीं किया था, किसी ने सॉल्व नहीं किया था उस अनब्रांडेड मार्केट को। पर अगर आप वही ऑफलाइन में देखें तो आज हमारा 80% मार्केट अनब्रांडेड है, सिर्फ 20% मार्केट ब्रांडेड है। आई थिंक वो सबसे पहली प्रॉब्लम थी जो मीशो ने सॉल्व की, कि उस अनब्रांडेड सप्लाई की क्वालिटी समझकर, उसकी प्राइसिंग समझकर उसको कैसे ऑनलाइन लाएं और उसको कॉम्पिटिटिव बनाए ऑफलाइन मार्केट से। तो मीशो जब शुरू हुआ था, मीशो का चैलेंज ये नहीं था कि हमें ऑनलाइन कस्टमर्स को कुछ नया देना है, बट हमें उन ऑफलाइन कस्टमर्स को जो अनब्रांडेड सामान खरीदते थे उसको, उन लोगों के लिए कुछ बनाना था। आई थिंक वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमने सॉल्व की थी। एंड एक तरफ कस्टमर था, बट एक दूसरी तरफ ये भी था कि जो सेलर और एमएसएमई है उनको भी ऑनलाइन आने में काफ़ी चैलेंजेस थे। विकास जी ने भी बोला कि उनके पास रिक्वेस्ट आती है कि ट्रेनिंग करानी है, लोगों को डिजिटल अडॉप्शन करवाना है। आई थिंक जब हम लोगों ने शुरू किया था तो हम लोगों के दिमाग में ये था कि कैसे इस ट्रेनिंग को हटाएं, कैसे अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को ऐसा बनाएं कि लोग उसको ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर पाए। आज आपको कोई आके ये नहीं सिखाता कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करना है, तो ऑनलाइन सेलिंग सिखाने की क्या ज़रूरत पड़नी चाहिए। तो अगर हम अपने टेक्नोलॉजी को इस तरह बनाएं कि वो एक कंज्यूमर फेसिंग टेक की तरह बने, वो बहुत ज़रूरी है। और ये दो चीज़ें जब साथ में आई तो एक्चुअली मैजिक क्रिएट हुआ है, और जो आज मीशो कर पाया इसी वजह से कर पाया है। सौरभ, जिस मैजिक की आप बात कर रहे हैं, जब आप सेलर को एनेबल करते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रहा है, तो आप सेलर को किस तरीके से कन्विंस कर सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आपके लॉन्ग टर्म गोल में आपका साथ देगी? आई थिंक कन्विंस तभी होगा, देखिए इंडिया का जो बिजनेस ओनर है वो एक्चुअली बहुत शार्प है। आई थिंक ये हम लोग कई बार रियलाइज़ नहीं कर पाते कि वो बहुत शार्प है। तो जो भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसका अडॉप्शन तभी होगा जब वो उनके लिए सेंस बनेगा, राइट। एंड ये लोग देख पाते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा, हमने रिसेंटली एक पैकेजिंग सोल्यूशन लॉन्च किया है जहाँ पे हम पैकेज पर एक बारकोड प्रिंट करते हैं और सप्लायर उसको लिंक कर सकता है शिप करते समय। अब ये एक्स्ट्रा काम है, इसके लिए उनको एक्स्ट्रा थोड़ा लेबर लगाना पड़ेगा ये सब प्रोसेस करने के लिए, उनको पैकेज कहीं और से खरीदना पड़ेगा, 3-4 चीज़ें आई हैं। बट ये ऑटोमेटिकली अडॉप्ट किया है सेलर्स ने, बिकॉज उनको पता है कि इससे फ़ायदा क्या होगा। उन्हें पता है कि अब मेरा पैकेज मोर सिक्योर होगा जब वो ट्रैवल कर रहा होगा। तो जैसे ही उनको ये बात समझ में आ जाती है वो खुद ही अडॉप्ट कर लेते हैं, इसके बाद हमें कुछ करना नहीं पड़ता है अलग से। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। आपके लिए ना मेरे पास सबसे ज़्यादा सवाल भी है, क्योंकि मीशो की ग्रोथ को मैंने खुद बड़े करीब से देखा है और समझने की कोशिश भी करी है। और जिस तरह से आपने एम्पावर किया है ना, स्पेशली स्मॉल टियर 2 टियर 3 कस्टमर्स में सेलर्स को, हैंडीक्राफ्ट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। तो आपके पास वापस आएंगे, लेकिन सबसे पहले रोहित से समझ लेते हैं। रोहित, एक मोटिवेशनल स्टोरी है आपकी, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। और छोटे मझोले उद्योग जो होते हैं वो सोचने से आगे बढ़ने से पहले कई सारी चीज़ें सोचते हैं। उनके लिए पैसा एक समस्या होती है, उनके लिए टेक्नोलॉजी एक समस्या होती है, और आपने शायद इन्हीं सभी समस्याओं को एक एक करके पार किया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम कहें या फिर छोटे से लघु और मध्यम उद्योग में बढ़ने की जो ये सीढ़ी है,
इसको सीढ़ी को टेक्नोलॉजी की मदद से किस तरीके से पार किया जा सकता है। और भूलना नहीं चाहिए, शायद एमएसएमई सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें इस बार सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स देखे गए हैं। हेल्थ केयर की अगर मैं बात करूं तो 7% से ज्यादा यूनिकॉर्न्स जो है वो उसी सेक्टर से आए हैं। तो ये इस सीढ़ी को किस तरह से तय किया जा सकता है और टेक्नोलॉजी उसमें कैसे बैकबोन बन सकती है? श्योर। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं अपनी स्टोरी से दूंगा। तो बेसिकली मेरा एडिगोइला में थर्ड स्टार्टअप है। सो द फर्स्ट स्टार्टअप वाज इन 2010। तो मैं IIM अहमदाबाद में इंटर्नशिप कर रहा था ड्यूरिंग माई सेकेंड ईयर ऑफ बीटेक। एंड उस समय मैं जिस प्रोफेसर के अंदर काम कर रहा था वो हिज नेम इज़ प्रोफेसर अरुण गुप्ता। तो ही यूज्ड टू टेक लेक्चर विद APJ अब्दुल कलाम। एंड एक दिन मैं प्रोफेसर के केबिन में गया एंड प्रोफेसर डॉक्टर कलाम हैज़ आस्क्ड मी कि रोहित क्या करना चाहते हो। एंड आई डिड नॉट फोर्सी कि डॉक्टर कलाम ही यहाँ बैठे होंगे। तो ही आस्क्ड मी क्वेश्चन कि क्या करना चाहते हो। तो मेरे प्रोफेसर भी नहीं थे, तो वी हैड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। सो आई सेड कि सर मुझे गूगल माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करनी है। सो बीइंग NIT सूरत कॉलेज स्टूडेंट वी हैड एक्सेस टू ऑल दीज बिग कंपनीज। एंड तो डॉक्टर कलाम से काफ़ी डांट पड़ गई कि कुछ देश के लिए कुछ करो, मतलब वाई द कंट्री इज स्पेंडिंग सो मच ऑन यू, राइट। सो आई थॉट ओके दैट्स अ कॉलिंग। सो आई लेफ्ट। सो आई स्टार्टेड माई फर्स्ट स्टार्टअप इन 2010। सो व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर ऑफ बीटेक एंड विच वॉज इनटू वेब डेवलपमेंट। तो उस समय 2010 में काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था वेब डेवलपमेंट के लिए। तो मैंने फर्स्ट स्टार्टअप की। तो जब मैं थर्ड ईयर में बीटेक में पहुंचा तो मैं महीने के करीब 4-5 लाख कमा रहा था। एंड आई वॉज ऑल हैप्पी कि अच्छा पैसे मिल रहा है एंड ऑल दैट। एंड बट व्हेन आई रीच टुवर्ड्स माई फाइनल ईयर ऑफ बीटेक आई रियलाइज कि जो एक डॉक्टर कलाम का एक वर्ड था कि देश के लिए कुछ करो, गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी, हाउ कैन यू हेल्प द Tier 3 एंड Tier 4 सिटीज़, राइट, द रूरल भारत। तो वो गेट आउट कि कुछ बड़ा करना है। तो आई स्टॉप माई फर्स्ट वेंचर एंड स्टार्टेड द सेकंड वन विच वॉज इन मोर टुवर्ड्स द करियर काउंसलिंग। तो मेरे पापा इज़ अ साइकेट्रिस्ट। तो ही स्टडी फ्रॉम KGMC। तो उनके प्रोफेसर्स मिला डॉक्टर कृष्ण दत्त से। एंड अपने पापा एंड डॉक्टर दत्त के साथ आई क्रिएट अ साइकोमेट्रिक टेस्ट। फिर वो मैं वहाँ बैंगलोर गया। आई रैन द साइकोमेट्रिक टेस्ट इन 3000 स्टूडेंट्स, बट दैट वॉज बिफोर टाइम। सो दैट वॉज फ्लॉप। सो आई इन्वेस्टेड 2 to 3 years ऑफ माई लाइफ इन टू दैट। 15-20 लाख का कर्जा भी हो गया। सो आई टू स्टॉप दैट वेंचर, कुछ आउटकम नहीं था। तो पहला स्टार्टअप जिसमें सक्सेस थी, बट आई वॉज नॉट एबल टू इम्पार्ट सक्सेस टू द स्टूडेंट्स, टू द रियल इंडिया। सेकेंड में स्टार्टअप वॉज नॉट फीजिबल। तो देन आई लेफ्ट माई सेकेंड स्टार्टअप। आई डिड जॉब इन Oracle, फिर Morgan Stanley, फिर DE Shaw. So when I was working with DE Shaw around 5 years back, I happened to visit my school in Farrukhabad, which is a Tier 3 city in Uttar Pradesh. And over there, my juniors grabbed me, कि भैया, what's the right school? What's the right coaching center? And essentially, how to increase their chances of getting a government job. So that particular question intrigued me, कि government job क्या होता है? मतलब studying from the top tier college and working with some of the best MNCs on this planet. Never heard of कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में कि उसमें 22-23 लाख बच्चे बैठते हैं। सो मैंने मेरे डीप डाइव आई गो टू नो कि इंडिया में 7.5 करोड़ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और 16 लाख वैकेंसीज है। सो डिमांड भी है, सप्लाई भी है, बट दे आर नॉट एबल टू मीट बिकॉज ऑफ द लो क्वालिटी कंटेंट एंड विच इज आल्सो नॉट प्रोवाइड द राइट टाइम। सो ओके दैट्स अ कॉलिंग। तो मैं लखनऊ आया था करीब 4.5 साल पहले। स्टार्टेड विद पतकापुरम, एक फर्स्ट रिसोर्स से मैं हायर किया। आज करीब 650-700 एम्प्लॉयज़ हो चुके हैं। वी आर प्रोबब्ली द मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप्स इन यूपी। करीब 150 करोड़ प्लस की वैल्यूएशन हो गए। मतलब वी हैव रेज्ड मोर देन 25 करोड़ so far. So that's the story. Now coming back to this, how we have been able to solve the education gap जो पूरा एक रूरल जो Tier 3 Tier 4 भारत का था कि जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 70% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द रूरल भारत एंड 93% बच्चे वर्नाकुलर लैंग्वेज में एग्जाम देते हैं। हाउ डिड वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सो एंड हम उन बच्चे की बात करें जिनके पास डिवाइसेस नहीं है, या इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, या रोड कनेक्टिविटी नहीं है, या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है घर पे, उनको वी हैव बीन एबल टू प्रोवाइड 16 times द हायर सक्सेस रेट इन द मार्केट एवरेज। कि इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट जॉब में 10 में से 50 बच्चों की जॉब लगती है, हमारे 811 बच्चों की जॉब लगती है। तो हमारे बच्चों की गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस 16 गुना बढ़ जाती है। नाउ so there are a few pillars that we have been able to leverage, but that was not completely online. So what we started doing was we started partnering with the offline coaching centers. We started providing them technology so that they can leverage technology as their back-end partner and continue doing the same business. जैसे हम लोगों ने उनको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की, उनको हम लोगों ने लाइव क्लासेस प्रोवाइड की, we provided them LMS, ERP, and the whole bunch of solution. And through that we have been able to increase the success rate
of the students studying in those coaching centers. We have been able to provide them the books in 2 days. जो एक कन्वेंशनली कोई एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है तो करीब 8 से 10 दिन लगते हैं वो बुक स्टोर में पहुंचने के लिए. सो वी लेवरेज ई-कॉमर्स ओवर देयर. आज वो बुक हमारे थ्रू बच्चों को 2 दिन में पहुंच जाती है. एंड वी गॉट 6 पेटेंट्स ऑन दैट कि हाउ वी आर एबल टू डिक्रीज द टाइम फ्रेम 8 days to 2 days with zero inventory, zero capex over there. Still we are able to reduce the time frame, which is unprecedented in the whole education ecosystem so far. So is that you have to leverage technology to help the students, to help the bigger ecosystem, but it cannot replace it. So for example, मेरे पास कस्टमर सपोर्ट में करीब 60 लोगों की टीम है. मतलब टिल मार्च वी आर अराउंड 60 पीपल इन द कस्टमर सपोर्ट. आज वो टीम करीब सिर्फ 12 लोगों की है एंड उसमें हम लोग आज डबल द क्वेरीज हैंडल कर पा रहे हैं. तो वी लेवरेज चैट जीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट से पार्टनरशिप हुई, दे हैव बिल्ट अ कस्टम सॉल्यूशन फॉर अस. नाउ विद दैट वी हैव बीन एबल टू हैंडल ट्वाइस द नंबर ऑफ क्वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट्स विद फ्यूअर रिसोर्सेज, बट वो ह्यूमन एलिमेंट हटा नहीं सकते सो फार. So that's my personal take on the technology front over here. So that's a good thing or a bad thing कि human element नहीं हटा सकते हैं? Sorry? So that's a good thing or a bad thing कि human element हम नहीं हटा सकते हैं? वो आपके जो 700 एम्प्लॉइज हैं वो नाराज हो जाएंगे. I think it's a perspective question. आप देखो आप यदि if you remove it completely, probably see why do we need humans in the first place? आप किसी कंपनी में ह्यूमन की क्यों जरूरत होती है? यदि आप कहोगे कि मोनोटोनस जॉब के लिए, we don't need that. मोनोटोनस जॉब एक मशीन भी कर सकती है. We need human for the humane factor, for the interpersonal skills that a system can provide, which a technology can never replace. तो वो जो human factor है वो आप replace नहीं कर सकते using And technology. education is something that human touch Right. is very very कि आप important. you can give the content to a teacher and if we just read it out क्या लिखा है वो तो सॉफ्टवेयर भी कर लेगा, बट उसको एक ह्यूमन तरीके से समझाना कि बच्चा वो इन्फॉर्मेशन डाइजेस्ट कर ले, कि बच्चों का फेस का रिएक्शन देखे कि भाई बच्चा कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे वो कंटेंट वो 5 मिनट में कवर कर रहा है कि 20 मिनट में, वो जो ह्यूमन फैक्टर है दैट मशीन्स कैन नॉट रिप्लेस सो फार. मोहित जी, आप जिस उद्योग से जुड़े हुए हैं वहाँ पर शायद मशीन और एआई ने सब कुछ रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि ऑटो सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर अब हम बात करने लगे हैं ऐसी टेक्नोलॉजीज़ की जहाँ पर शायद आपको ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत ही ना पड़े. लेकिन जो सेक्टर, अगर मैं लघु उद्योगों की बात करूँ, वो सेक्टर जो है अभी भी काफ़ी स्कैटर्ड है, राइट? आप अगर अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकें, ऑटो एक्सिलरी का जो क्षेत्र है उसमें टेक्नोलॉजी की मदद से किस तरीके से ज़्यादा फायदा उठाया जा सकता है, या किस तरह से सेक्टर को एका किया जा सकता है, क्योंकि सप्लाई चेन नेटवर्क की बात कर लीजिए, बहुत ही बिखरा हुआ है, क्योंकि ये उद्योग सबसे शायद बड़ी दिक्कत यही है जो कि आ रही है ऑटो एक्सिलरी सेक्टर में. तो इस सेक्टर को किस तरीके से बांधा जा सकता है टेक्नोलॉजी की मदद से? जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है एमएसएमई सेक्टर में, खासकर मैन्युफैक्चरिंग में, इन लास्ट 15 years lot of things have happened and lot of enhancements have happened, but that is just the tip of the iceberg. अगले 5 सालों में या 10 सालों में जो होने वाला है वो शायद हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते. मैं 92 की मैं बात करूँगा, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो अगर हम लोगों को कोई कंपोनेंट बनाना होता था तो उसकी ड्राइंग्स आती थी और उसको स्टडी करने में और उसको कंपोनेंट में टर्न करने के लिए मिनिमम 6 months लगते थे. आज की डेट में अगर आपको कोई कंपोनेंट बनाना है तो विद इन 15 days इट इज़ पॉसिबल. ह्यूमन मशीनरी, जो ह्यूमन एलिमेंट था वो पूरा एटलीस्ट इन टूल मेकिंग ख़त्म हो चुका है. मशीन्स आर डूइंग द वर्क. बट जो अब सबसे नई चीज़ आने वाली है, जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होगी और एमएसएमई उसको कैसे अडेप्ट करेगा, जो सबसे बड़ा है, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बिकॉज लॉट ऑफ work, lot of development is going to be taken over by artificial intelligence. Artificial intelligence में अभी तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम लोग अपने जो वर्किंग स्टाफ है या अपने जो बच्चे जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उनको कैसे ट्रेन करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहा है. अभी मेरी कल ही किसी से बात हो रही थी यूएस में, वो कह रहा था कि शायद इन नेक्स्ट 15 years सर्जन्स माइट बी आउट ऑफ प्रोफेशन because 90% of the surgeries are going to be done by artificial intelligence. So this is one factor which is going to play a major role. Secondly, e-commerce.
इन कमिंग टाइम्स चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे ट्रेडिंग हो, ई कॉमर्स इज़ ऑलरेडी रिप्लेसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व होने वाला है। जैसे आज की डेट में, पहले अब हम सब की ग्रैंड मदर्स मार्केट जाती थी सब्जी लेने के लिए, बट आजकल की लेडीज सिटिंग ऑन द ब्रेकफास्ट टेबल, आप ब्लिंकिट करते हो और आपके घर पे सामान आ जाता है। तो हाउ दिस इज पॉजिटिवली और नेगेटिवली गोइंग टू इम्पैक्ट द एमएसएमई सेक्टर एंड द लोकल वेंडर इज अ पॉइंट ऑफ डिबेट। सेक्टर की ग्रोथ में पॉलिसीज़ का एक बहुत बड़ा स्थान होता है, और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो काफ़ी सारी ऐसी सपोर्टिव पॉलिसीज़ पहले से मौजूद हैं, और आगे भी एक दूरदर्शी नज़रिया है जो कि देखा जा रहा है। विकास जी, क्या आप रोशनी डाल सकते हैं कुछ ऐसी पॉलिसीज़ पे, कुछ ऐसे इंसेंटिव्स पे, कुछ ऐसी स्कीम्स पे जो कि एमएसएमई सेक्टर को कॉम्पिटिटिव रखने में मददगार साबित हो सकती हैं? इसमें सबसे बड़ी चीज़ स्कीम्स में आपका मेक इन इंडिया है, और उद्योग भारत कर है। कई ऐसी स्कीम्स चल रही हैं, डिजिटल इंडिया है। कोरोना काल में डिजिटल इंडिया ने बहुत अच्छा काम करा, उसमें एमएसएमई की भी बहुत इसमें मदद हुई, क्योंकि प्रोडक्ट का डिस्प्ले ऑनलाइन हो गया उनका, व्हाट्सएप के थ्रू या क्लाउड्स के थ्रू। दूसरी चीज़ आपकी हो गई कि पेमेंट का, एमएसएमई को पेमेंट्स की भी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो जो आपके डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल पेमेंट्स का रहा, तो उसमें लोगों के पेमेंट्स का एक ट्रांजैक्शंस बहुत अच्छा हो गया है। और स्कीम्स गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, स्किल इंडिया में या मेक इन इंडिया हो गया, आपके स्टार्टअप्स हो गए, स्टार्टअप्स में बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एक नए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एक स्टूडेंट को या कोई भी वर्क कर रहा है। तो आजकल टेक्नोलॉजी के बगैर सरवाइव करना मुश्किल हो गया है। अभी जैसे मोहित सर ने बताया कि एआई आ रही है, तो एआई हम लोग की जो क्वालिटी कंट्रोल होती है उसमें भी बहुत मददगार हो रही है। तो ये सब चीज़ें अगर टाइम टू टाइम अपग्रेड होती रहेंगी और एक चीपर रेट पर अवेलेबल होंगी, या कुछ चीपर रेट में भी, जैसे और कंपनियां जो प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं अपना, तो वो एक स्टार्टिंग में ट्रायल, एक डिस्काउंट या एक टाइम, एक पीरियड देती हैं जिसमें कि हम लोग उसको यूज़ कर अवेयर हो सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है एमएसएमई के लिए। और डिजिटल पेमेंट से बहुत बेनिफिट्स मिल रहे हैं और रिकॉर्डिंग हो जाती है। और अब जैसे क्लाउड, कंप्यूटर क्लाउड है, तो हम लोग के पास स्टोरेज करने के लिए पेपर्स हैं, ये सब चीज़ें रखने के लिए बहुत खर्चा होता था, उसमें हार्ड डिस्क है, खो गई, डैमेज हो गई, तो हम लोग बहुत कम पेमेंट में एक बहुत अच्छी फैसिलिटी को भी अवेल कर सकते हैं अपने एमएसएमई के लिए। और आने वाले समय में अगर एआई या आईओटी और चीपर रेट में, क्योंकि आरएनडी जितनी होगी उतना वो रेट एफिशिएंसी होती जाएगी, और एमएसएमई के लिए वो बेनिफिट होता जाएगा। एमएसएमई के लिए, क्योंकि थोड़ा प्रोडक्ट वो डेवलप करता है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अपनी क्वालिटी को वो अप टू मार्क डेवलप करे और उसकी रिजेक्शन ना हो। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आजकल मशीन्स हैं, मशीन्स में गवर्नमेंट की कई स्कीम्स हैं जो कि हम लोग अपनी मशीन्स को अपग्रेड करते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ मिलती हैं। डिफरेंट स्टेज पर उसके लेवल्स हैं डिस्काउंट्स के। ये बहुत वास्ट है और गवर्नमेंट इसको टाइम टू टाइम कर रही है, लेकिन हम लोगों को भी कुछ पाने के लिए थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं उसको अवेल करना पड़ेगा। पेड़ पर लगा हुआ आम अपने आप मुंह के अंदर नहीं आता है, उसके लिए हमको एक मेहनत करनी पड़ती है, अपने शरीर को खिंचाव करके उसको तोड़ना पड़ता है। तो वैसे ही गवर्नमेंट्स के पास बहुत सारी स्कीम्स हैं, हम लोगों को कौन सी स्कीम चाहिए वो एज ए एसोसिएशन मेरे पास आकर, हम और भी लखनऊ में एसोसिएशन हैं उनसे टाई अप करके या उनसे बात कर कर कि कौन सी हमारे लिए फेवरेबल स्कीम होगी गवर्नमेंट की, तो उसको भी अवेल कर सकते हैं। तो जो भी दर्शक हमें इस वक्त जागरण न्यू मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं और जो यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं, अगर आप नया कोई उद्योग शुरू करने की सोच रहे हैं और आप
जानना चाहते हैं पॉलिसीज़ के बारे में, या आप समझना चाहते हैं कि किस तरह से चीज़ों का जो सरकार दे रही है फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो प्लीज़ कनेक्ट विद विकास जी। विकास जी आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे जैसा कि उन्होंने कहा। सौरभ जो है वो अभी ये बताने वाले हैं कि आने वाले समय में कौन कौन सी, या यूं कहिए अभी कौन कौन सी गेम चेंजर टेक्नोलॉजीज हैं, क्योंकि सभी ये जानना चाहते हैं कि हम पीछे ना रह जाएं, राइट? तो पीछे ना रहें, आगे बढ़ें। इसके लिए इस वक्त आपको कौन सी गेम चेंजर टेक्नोलॉजीज हैं जिनका सभी को ध्यान रखना जरूरी है? आई थिंक सबसे पहली टेक्नोलॉजी, और ने थोड़ी सी बात भी की इसके बारे में, होने वाली है जनरेटिव एआई, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई थिंक ये एक टेक्नोलॉजी है, लोग कहते हैं कि शायद इंटरनेट के बाद सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी वेव जो आई है वो यही होगी। एंड जितना मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है इस टेक्नोलॉजी के अराउंड कि ये क्या कर सकता है, आई थिंक काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। मैं ई कॉमर्स के एग्जांपल ले सकता हूँ। जैसे आज किसी को ई कॉमर्स पोर्टल पे कुछ खरीदने के, कुछ बेचने के लिए 4 फोटो अलग से खींचने पड़ते हैं, 5 डायरेक्शन लेने पड़ते हैं। ये सारा काम जनरेटिव, और ये आज करीब 1-1.5 घंटे का काम लगता है एक प्रोडक्ट पे फ़ोटो शूट करने का। ये काम कल जनरेटिव एआई शायद 1-1.5 मिनट पे कर सकता है एक फ़ोटो लेकर। ये बहुत ही डिसरप्टिव है इन टर्म्स ऑफ क्या ये कर सकता है। सिमिलरली आप जनरली, अगर हमने बात की थी कि प्रोडक्ट कैसे डिस्प्ले होता है अगर आप सर्च करते हैं, तो इसके लिए आपको काफ़ी सारे इनपुट्स देने पड़ते हैं कि ये प्रोडक्ट, अगर आप कोई कपड़ा बेच रहे हैं कि इसके कॉटन का है या सिल्क का है, कलर क्या है, पैटर्न क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आज ये सारा काम कोई सेलर बैठ के खुद करता है। ऑब्वियसली लोगों के पास बड़ी बड़ी टीम्स होती है, बट एक लघु उद्योग का ओनर जो है खुद बैठ के करता है ये सब जनरेटिव एआई बहुत आसान कर सकता है। आज सीखना बहुत मुश्किल है। अगर कोई कुछ करके नई चीज़ करना चाहता है, जानना, सर्च करना और पढ़ना कि क्या करना है, ये बहुत मुश्किल है। आज जनरेटिव एआई ये जवाब ऑलरेडी बहुत आसानी से देने लगा है। तो आई थिंक ये एक टेक्नोलॉजी है जो मेरे हिसाब से ओवरऑल एमएसएमई सेक्टर को बहुत बेनिफिट करेगी, बिकॉज दिस इज लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड विद द बिग गाइज। जो उन लोगों ने कैपेबिलिटीज बनाई थी अब आपके लैपटॉप पे आ रही है और आपके फ़ोन पे आ रही है। बिल्कुल सौरभ, एक बहुत बड़ी बात कही है आपने, क्योंकि अब किसी को भी छोटा समझने की ज़रूरत नहीं है। जो काम शायद 8-10 बंदे रिसर्च के लिए काम कर सकते थे, वो काम शायद आप अपने लैपटॉप से, और वो भी कुछ ही चंद मिनटों में कर सकते हैं। एंड यू कैन बी एट पार विद द बिगेस्ट प्लेयर। और शायद ये एक दूर की कौड़ी है, और इसका इस्तेमाल करके जो हमारे साथी हैं वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। रोहित, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही है, हर चीज़ अब क्लाउड पे जा रही है, ऐसे में साइबर सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जिस क्षेत्र में आप है वहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जिसका शायद किस तरीके से बचाया जाए, ये एक बड़ी समस्या आ चुकी है। तो साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से आप किस तरीके से डिजिटली अपने आप को सेव कर रहे हैं? सो आई विल गिव यू वन वर्ड आंसर। जैसे कि हम लोग का अकाउंट्स ऑडिट होता है हर साल, राइट? इन द सिमिलर वे, वन थिंग दैट हैज़ बिकम अ मैंडेट थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो वो शायद अपने इकोसिस्टम में यूपी में थोड़ा लेट आ रहा है, और जो कि हमारे शायद थोड़ी सी कंप्लायंस पर्सपेक्टिव में थोड़ी सी कम रिक्वायरमेंट होती है, बट दैट्स अ सिक्योरिटी ऑडिट, जो कि ऑलमोस्ट मतलब वट एवर आई हैव सीन द अमंग द SMEs, अमंग द स्टार्टअप्स इन द यूपी इकोसिस्टम, राइट? कि एक जो सिक्योरिटी ऑडिट होता है, जो एक्सटर्नल थर्ड पार्टी ऑडिट का, जस्ट द वे वी डू इट फॉर इन अकाउंट्स, राइट? दैट्स द बेसिक नेसेसिटी दैट ईच ऑर्गेनाइजेशन शुड गो फॉर, राइट? अब क्या होता है सिक्योरिटी ऑडिट में, इट्स अ मल्टीपल लेवल की, जैसे कि मैं अभी जो 700 एम्प्लॉयज़ हैं उसमें करीब 110 एम्प्लॉयज़ टेक में, राइट? एंड रोज एम्प्लॉयज़, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज, आपके रोज एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं, एंड किसके पास क्या डेटा है, एज द बिजनेस ओनर वी डोंट नो, राइट? कि कौन पेन ड्राइव में कौन सा डेटा लेके कब चले जाए, वी नेवर नो। एंड there's a tons of protocol for that कि आप VPN भी सेटअप करो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यू आर सेटिंग अप द डेटा प्राइवेसी पॉलिसीज, you are putting a different role accesses across different departments, आप सब कुछ करो, and that becomes a mandate कि ऐसा नहीं कि that becomes an option when the organization grows. But at the end of the day, the requirement, the bottom line is कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी ऑडिट साल में एक बार करवाना पड़ेगा। ये सिक्योरिटी ऑडिट इज इन द बोथ एस्पेक्ट्स। नंबर वन is towards the inside, how
द ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग, कि आपके एचआर डिपार्टमेंट के पास क्या उसके पास टेक का डेटा तो नहीं है, क्या उसके मार्केटिंग का डेटा तो नहीं है, क्या उसके पास कंटेंट डिपार्टमेंट का डेटा तो नहीं है, या क्या उसके पास अकाउंट्स डिपार्टमेंट का डेटा नहीं है. सिमिलरली फॉर अदर डिपार्टमेंट्स, कि आप यदि आपके जो एक्सटर्नल क्लाइंट्स हैं, सी वी हैव अराउंड 9,000 प्लस कोचिंग सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री जो हमारा सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं. एंड वो 9,000 कोचिंग सेंटर्स दे so on a daily basis we are onboarding at least 25 to 30 coaching centers on our portal. And when we have such a huge ecosystem, and then we got 45,000 students who study from us on a daily basis, we generate enormous amount of data. उनका कई बार तो उनका पासवर्ड माई पोर्टल में वही होता है जो उनका जीमेल का पासवर्ड है या उनका फेसबुक का पासवर्ड है. एंड at the end of the day it's the responsibility of the company that has to protect it, right? तो वो security audit is the bare minimum necessity for all the MSMEs and startups in the ecosystem, and there is no other way. राइट. मोहित जी, बिल्ड सॉल्व रेवोल्यूशनाइज, राइट? बिल्ड करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी है, सॉल्यूशन भी आपको एआई दे देगा, लेकिन रेवोल्यूशनाइज कैसे करेंगे? रेवोल्यूशनाइज, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखिए, बेसिकली अभी तो जो भी MSME इंडस्ट्री है उसको जो इवॉल्व होना है या रेवोल्यूशनाइज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल हैव टू अडॉप्ट टू दीज टेक्नोलॉजीज. एंड ब्लाइंडली अडॉप्ट करना पॉसिबल नहीं रहेगा, बिकॉज what technology or what software or what artificial intelligence is good for a larger industry that might not be good for a small scale industry, because एक small scale industry की need अलग होती है, एक small scale इंडस्ट्री का बजट एकदम डिफरेंट होता है. तो हम इन लोगों को पहले इसको अडॉप्ट करना होगा, इसके एडवांटेजेस जानने होंगे और उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना होगा, धीरे धीरे अडॉप्ट करना होगा. एंड देन दे विल themselves have to evolve and find out what is useful for them and what is not useful for them. Blindly adopt karna will be detrimental for the MSME industry, because what works for a bigger player not necessarily does not work for a smaller player. So it is going to be a long and a process. इसमें government का intervention, government का support on training, on providing logistical support, this is going to play a vital role. बिकॉज ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा कि जब हम इतना फास्ट टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हैं कि हमारा जो इनकमिंग वर्कफोर्स है या प्रेजेंट वर्कफोर्स है, हाउ डू वी ट्रांसफॉर्म देम. आई रिमेंबर 1980s में कंप्यूटर्स आया था, तो उस वक्त के जो सबके स्टाफ थे, दे वर नॉट यूज टू डूइंग अकाउंट्स ऑन द कंप्यूटर्स. लेट 90s तक अगर आप बैंक्स में भी जाते थे तो आपकी जो भी एंट्रीज होती थी वो एक लेजर में होती थी, कंप्यूटर्स पे नहीं हो. बट नाउ इट हैज़ बिकम अ सिस्टम. So it is going to be a long process. Nothing is going to change overnight. It's going to be a slow process, and इसका backward integration करना भी बहुत ज़रूरी रहेगा. बहुत बहुत शुक्रिया मोहित जी. और मेरे सवालों का जो सिलसिला है ना, वो शायद ख़त्म कभी ना हो, और जितना भी वक्त है वो शायद कम पड़ेगा, क्योंकि आप सबसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और वो सीख ऐसी है जो कि आने वाले कल के लिए बेहद ज़रूरी है. लेकिन हमारे साथ काफ़ी सारे साथी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, और वो भी शायद कुछ सवाल पूछना चाहते हैं. सो आई ओपन द फ्लोर फॉर ऑल द पीपल हियर. इफ देयर इज एनी क्वेश्चन दैट यू गाइज want to ask, please feel free. जी. Hello everybody. My name is Shishir Jindal. I am member of Aero Club of India and member of Lucknow Management Association. As you know, the aviation sector is booming, and we are the third biggest aviation market presently. So how do you see the scope of MSME in this sector? Because aircraft require a lot of parts which can be manufactured in India with definitely technical collaboration from abroad. So what is the scope? विकास जी, इस बात का जवाब शायद आप ही दे पाएंगे, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है. सर का सवाल ये है कि क्या वो MSME सेक्टर इन पार्ट्स को बना भी पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जिन पार्ट्स की हम बात करें एरोनॉटिकल के, दे आर वेरी कॉस्टली पार्ट्स. तो क्या उस क्षेत्र में जाना जहाँ पर आपकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्या वो सही रहेगा? अगर मैं गलत नहीं तो यही सवाल है सर आपका. सर, MSME एक स्टेप है अपग्रेडेशन का, और जो जितना एक्यूरेसी से MSME उस पर वर्क कर सकता है, उतने एक्यूरेसी से कोई भी बड़ी इंडस्ट्री वर्क शायद ना कर पाए, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉय उसको लुक आफ्टर करता है अपनी चीज़ें. MSME में जो ओनर होता है, अगर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है या कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन का वर्क होता है, तो वो अपने खुद खड़े होकर वर्किंग कराता है. और जाने अनजाने हम लोग
अपना टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कर रहे हैं। पहले हम लोग अपनी मशीन में मोटर लगाते थे विदाउट एसी ड्राइव। एक छोटी सी चीज़ है, जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन में होंगे जानते होंगे। एसी ड्राइव लगने से मोटर की एफिशिएंसी, लाइट एफिशिएंसी, बहुत सारी चीज़ों में, प्रोडक्शन वेस्टेज, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क आ गया है। टाइम टू टाइम हम लोग अपनी मशीन्स में अपग्रेडेशन करते जा रहे हैं, आईटी सेक्टर को, टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि हम इन्वॉल्वमेंट क्या कर रहे हैं। हम लोग दिन भर एक अपना इंस्ट्रूमेंट लिए घूमते रहते हैं, ये कितनी चीज़ों को खा गया है अपनी टेक्नोलॉजी से ही। कैमरा, स्कैनर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत बड़ा एक टॉपिक है इसका। तो एमएसएमई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स को बनाने में जितना सक्षम है, शायद वो बड़ी इंडस्ट्री उतनी नहीं है। थैंक यू सर। और हमारी ये कोशिश रहेगी, जागरण बिजनेस, आप ये याद कर लीजिए, जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और हमारा आपसे वादा है कि जागरण बिजनेस पर हम एरोनॉटिकल एक्सपर्ट्स को लेकर भी आएंगे और आपके इस सवाल का जवाब हम वहाँ पे और पुख्ता तरीके से देने की कोशिश करेंगे। और लखनऊ में कई ऐसी एमएसएमई हैं जो आपके एचएल के पार्ट्स को बना रही हैं। या प्लीज सर। अरे CASK भार्गव, मेरा सवाल ये है कि हिंदुस्तान में हज़ारों MSMEs हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सेक्टर्स में हैं। तो नेचुरली एक MSME मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसके बहुत सारे आइटम्स की ज़रूरत है, तो उसका जो किसी और MSE का जो फिनिश प्रोडक्ट है वो दूसरे के लिए रॉ मटेरियल हो सकता है। लाइकवाइज ये चेन है। तो क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म डेवलप किया जा सकता है कि जैसे एक SMSE को 4 आइटम की ज़रूरत है, तो इमीडिएटली उस प्लेटफॉर्म से पता लग जाए कौन उसके मैन्युफैक्चरर, कहाँ से उसे प्रोक्योर कर सकते हैं, कि उसका टाइम भी सेव होगा और दूसरे MSME का भी प्रोडक्शन बिजनेस वगैरह बढ़ेगा। ये मेरा एक सुझाव है। और शायद ONDC की ऐसी ये कोशिश है, और उस प्लेटफॉर्म का मकसद ही शायद यही है कि सेलर को, बायर को, और जिसके लिए जो मटेरियल लॉ लग रहा है वो एक दूसरे से एक प्लेटफॉर्म से जुड़ सके, और शायद सरकार की ये कोशिश रंग भी लाती हुई इस वक्त दिख रही है। लेकिन अभी आप सभी का बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पैनलिस्ट का। एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ हम अपना आभार व्यक्त करते हैं आप सभी का। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर नायर से कि काइंडली प्रेजेंट the mementos as a token of felicitation, as a token of appreciation to all our panelists. Mr. Vikas Khanna. Mr. Saurabh Pandey. Mr. Rohit Manglik. And Mr. Mohit Suri. Thank you so much, gentlemen. I request you all to kindly come forward for a group picture. Thanks a lot once again.